नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। विषय थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट विषय क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। हरियाणा के एक एक्स सरपंच का केस आया और उस केस का साइटेशन अगर आप जानना चाहें तो साइटेशन है मोहित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। मोहित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है और मामले को सुनकर बड़ा मार्मिक लगेगा और वाकई में एहसास होगा कि हमारा देश बदल रहा है। एक व्यक्ति जो सरपंच था उसका शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट शेड्यूल्ड कास्ट अथॉरिटी SC/ST कमीशन ने वापस ले लिया, या SC/ST कमीशन की रिकमेंडेशन पर स्टेट गवर्नमेंट ने उसका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट वापस ले लिया और ये घोषणा की कि आप शेड्यूल कास्ट नहीं है। वो व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया और उसने कहा कि देखिए, मैं शेड्यूल कास्ट फैमिली में पैदा हुआ हूं और शेड्यूल कास्ट फैमिली में पैदा होने की वजह से मेरा सर्टिफिकेट जो कैंसिलेशन है वो ऑर्डर गलत है, वो ऑर्डर वापस लिया जाए। माजरा क्या है, क्यों कमीशन ने रिकमेंडेशन की? एक्चुअली ये व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट से इस व्यक्ति ने गांव की सरपंची जीती और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ये सरपंच बन गया। कुछ लोगों ने शिकायत कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो जुलाहा कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट में आती है हरियाणा में, जुलाहे कम्युनिटी के ये नहीं है, जबकि प्रोफेशनली वो जुलाहे हैं। जुलाहे मतलब जो कपड़ा बिनने का कार्य करते हैं, कपड़ा सीने का काम करते हैं, तो जुलाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मामला सरकार ने रिकमेंड कर दिया SC/ST कमीशन को। SC/ST कमीशन ने एक कमेटी बिठा दी कि इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इन्वेस्टिगेशन में कमेटी ने ये रिकमेंडेशन की कि ये व्यक्ति अरोड़ा खत्री कम्युनिटी का है, अरोड़ा खत्री कास्ट का है बाई बर्थ, लेकिन प्रोफेशनली ये जुलाहे हैं और कई पीढ़ियों से जुलाहे हैं। तो कई पीढ़ियों से जुलाहे होने की वजह से ये जुलाहे नहीं हैं और ये व्यक्ति जो जिसकी कई जनरेशन पहले से अरोड़ा खत्री फैमिली होती है, अरोड़ा खत्री जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता, इनको जुलाहा नहीं कहा जा सकता। वो व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने चैलेंज किया कि बाई कम्युनिटी जो मैं काम करता हूं, मेरे कार्य के आधार पर मेरी कास्ट निर्धारित की जाएगी या मेरे पूर्वजों की कास्ट के आधार पर मेरी कास्ट निर्धारित की जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है और सरकार से उसको जवाब मांगा है कि भाई क्या है। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई भी व्यक्ति जो कोई प्रोफेशन में शामिल है, जो कोई कार्य करता है, उसके अनुसार उसकी कास्ट निर्धारित की जाए, या वो कई पीढ़ियों पहले जिस कम्युनिटी का था या जो उसकी कास्ट है जनरल कैटेगरी में आती है उसके अनुसार उसका रिजर्वेशन निर्धारित किया जाए। मैं मेरी सोच के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वैदिक काल में जब आप ग्रंथों को पढ़ते हैं तो किसी भी व्यक्ति की कास्ट, या उससे पहले हम वर्णों पर चले जाते हैं, वर्ण बाई बर्थ नहीं होता। ऐसे वैदिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि ये व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं पैदा होता है तो हर एक व्यक्ति शूद्र ही पैदा होता है और शूद्र पैदा होने के बाद उसके संस्कार होते हैं, वो संस्कारों के बाद वो द्विज कहलाता है। द्विज मतलब सेकंड बर्थ, जिसमें आप 3 लोगों को ले सकते हैं जिसको जनरल कैटेगरी कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जो बचा, जो द्विज यानी कि जो एजुकेट नहीं हो पाया, जो संस्कारित नहीं हो पाया, जो वो चीज़ें नहीं सीख पाया, उसके आधार पर वो शेड्यूल कास्ट यानी कि वो शूद्र रहता है। और अगर जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो शूद्र ही होता है, यदि वो शिक्षा न ले पाए तो वो शूद्र ही रहता है। ऐसा ग्रंथों में कहा गया, यानी कि किसी ब्राह्मण की संतान शूद्र हो सकती है और किसी शूद्र की संतान ब्राह्मण हो सकती है। यहां तक कि ब्राह्मण नहीं, वो महर्षि भी हो सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि उसके सबसे बड़े इलस्ट्रेशन है। महर्षि भारद्वाज उनके बड़े इलस्ट्रेशन हैं, जो क्षत्रिय समाज में पैदा हुए और बाद में वो महर्षि कहलाए। महाभारत में भी इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं कि शांतनु के पास एक घोड़े बेचने वाला आया और शांतनु से उसने कहा कि देवव्रत, जो भीष्म पितामह बाद में जिनको हमने कहा कि उनके लिए हम एक घोड़ा लेकर आए हैं और मेरी गारंटी है कि ये संसार का सबसे अच्छा घोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ना निकला तो सामने वाले ने कहा कि तो आप जो चाहे वो सजा दे सकते हैं।
तो सामने वाले ने फिर से घोड़े व्यापारी ने पूछा, अगर उनके अनुरूप निकला तो शंतनु ने कहा, तो मैं तुम्हें वैश्य से क्षत्रिय घोषित कर दूंगा और तुम्हें 2, 4, 10 गांव की राजपाट देकर तुम्हें क्षत्रिय बना दूंगा। यानी कि वैश्य को क्षत्रिय घोषणा की जा सकती है, क्षत्रिय की वैश्य की घोषणा की जाती है। विद्वानता के आधार पर किसी को ब्राह्मण नहीं महर्षि भी कहा जा सकता है। आप अगर महाराज जनक की बात करेंगे तो महाराज जनक क्षत्रिय जाति से हैं, यानी कि शासन करते हैं तो क्षत्रिय हैं, लेकिन उनकी विद्वानता के आधार पर वो महर्षि कहलाए, महर्षि कहलाए, जो ब्राह्मणों के भी ऊपर होते हैं। ऐसी परंपराएं हमारे यहां रही हैं। अब बात आती है कि जिसका जिस कम्युनिटी में जन्म हुआ था उसी कम्युनिटी का वो बना रहेगा। तो सवाल पैदा होता है कि यदि कोई हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाता है तो क्या उसकी जाति वही रहेगी जो हिंदू में जाति थी? क्या उसको अब मुसलमान नहीं मानेंगे? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। क्रिश्चियन बन जाता है, क्या उसको क्रिश्चियन नहीं मानेंगे? उसको ब्राह्मण ही मानते रहेंगे? अगर कोई ब्राह्मण क्रिश्चियन बन जाता है तो वो ब्राह्मण ही बना रहेगा, कोई क्षत्रिय क्रिश्चियन बन जाता है तो क्षत्रिय बना रहेगा, कोई वैश्य मुसलमान बन जाता है तो वो वैश्य बना रहेगा। अगर ये फिलॉसफी है कि पूर्वज जिस जाति के थे उसी जाति से आपकी जाति निर्धारित होगी, आपके कर्म के आधार पर जाति निर्धारित नहीं होगी, इसमें एक और बड़ी समस्या भी पैदा हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने सन 1960 के दशक से लेकर अभी तक ये मुहिम चलाई और मुहिम ये थी कि साउथ इंडिया के मंदिर, जो हम कहते हैं कि साउथ इंडिया के महान मंदिर, कारण क्या है साउथ इंडिया के महान मंदिरों का? क्योंकि मुगलों का शासन, मुसलमानों का शासन दिल्ली में और आगरे में रहा और ये उत्तर भारत में इन्होंने सारे मंदिर जो बड़े बड़े बने हुए थे वो सब तोड़कर बराबर कर दिए, लेकिन साउथ इंडिया में उनकी पहुंच बहुत नहीं हो पाई। नतीजा निकला कि साउथ इंडिया के मंदिर बरकरार रहे, इसलिए हमारे यहाँ मंदिर जो विशालतम मंदिर हैं वो साउथ इंडिया में ही पाए जाते हैं। अब विश्व हिंदू परिषद ने एक मुहिम चलाई संसार भर में, है पूरे हिंदुस्तान में, और ये कहा गया कि आप पुजारियों में शेड्यूल कास्ट दलितों को पुजारी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने अभी घोषणा की कुछ दिन पहले कि 1960 के दशक से लेकर अभी तक हम लगभग 5000 शूद्र को मंदिरों में पुजारी बना चुके हैं ताकि कास्टिज्म पर वार किया जा सके, कास्टिज्म को खत्म किया जा सके। ये उन्होंने ऑथेंटिकेटेड, उनके विनोद बंसल जी ने जो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने ऑथेंटिकेटेड एक इंटरव्यू देकर कहा। सवाल ये है कि अब ये जो पंडित बन गए मंदिर के, ये बाय प्रोफेशन पंडित हो गए लेकिन जाति से ये अभी शूद्र हैं, तो क्या इनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहेगा? क्या ये जीवन पर्यंत ये और उनके बच्चे शूद्र ही बने रहेंगे? जबकि विश्व हिंदू परिषद ने कोशिश कर कर इनको ब्राह्मणत्व धारण करवा दिया, इनको पुजारी घोषित कर दिया। वैदिक परंपरा को मानते हैं तो मैं कहता हूं कर्म के आधार पर होता है, और आज की परंपरा आज जो मानते हैं वो कास्ट के हिसाब से कर रहे हैं कि जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ है आपकी कास्ट जीवन भर कभी बदली नहीं जा सकती। तो डॉक्टर अंबेडकर को अगर आप सुनेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि हम कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन देना नहीं चाहते, इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि कास्टिज्म फिर हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे, हम एक अनुसूची बनाएंगे, उस अनुसूची का एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले के अनुसार जो जातियां उस अनुसूची की कैटेगरी में आती होंगी वो शेड्यूल कास्ट कही जाएंगी और जो नहीं आती होंगी वो शेड्यूल कास्ट नहीं कही जाएंगी। अगर आज वो शेड्यूल कास्ट हैं तो कल ये संभव है कि वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी से बाहर हो जाएं, ओबीसी कैटेगरी में चले जाएं या फिर वो सामान्य कैटेगरी में चले जाएं। उनकी वेल्थ, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी एजुकेशन, उनके व्यवसाय को क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि इस क्राइटेरिया के अनुसार वो ब्राह्मण हो गए या अभी भी शूद्र हैं, यानी कि अभी वो शेड्यूल कास्ट में हैं। तो शेड्यूल का मतलब कुछ नहीं, एक अनुसूची जिसमें उनका नाम, उनकी जाति का नाम दर्ज है। तो जातियां कर्म के आधार पर होनी चाहिए, रिजर्वेशन कर्म के आधार पर होनी चाहिए, वर्ण कर्म के आधार पर होनी चाहिए या वंशजों के आधार पर होनी चाहिए। अगर वंशजों के आधार पर होनी है तो कास्टिज्म कभी खत्म नहीं की जा सकती। अगर कर्म के आधार पर होनी है कि जो शोषित है, वंचित है, किसी भी कर्म को करने वाला है, जो निष्कर्म को करने वाला है, जो समाज में पिछड़ा हुआ है, उसके उत्थान के लिए हम रिजर्वेशन का लाभ देने वाले हैं, ऐसा अगर फॉर्मूला हमारे पास आता है तो ये फॉर्मूला मुझे लगता है बेस्ट है, जो रिजर्वेशन के ऊपर और भारत में कास्टिज्म के ऊपर एक बड़ा प्रहार होगा।
और हमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। देखते हैं कि सरकार उस पर क्या जवाब देती है और सरकार कास्टों को किस आधार पर निर्धारित करती है, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर या फिर कर्म के आधार पर। वो क्या वैदिक हिसाब से चलती है या जो आज के कम्युनिस्ट फिलॉसफी है उसके आधार पर चलती है, ये प्रश्न अभी बाकी है। देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है उस पर क्या होता है। आगे इस पर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको अवश्य